हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपर की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे कोर्सेज प्रोफेशनल्स के लिए, विमेन जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए, और फ्रेशर्स के लिए भी है। तो विद इन अ सिक्स स्पैन ऑफ 6 मंथ्स हम आपको फुल स्टैक डेवलपर की ट्रेनिंग देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपका प्लेसमेंट 5 लाख पर एनम से कम होता है फिर यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनी फीस। और इन हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड बेसिकली क्या है? लॉन्च पैड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्च पैड पे यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे और लॉन्च पैड में वेरियस ट्रैक्स हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे अगर आप कोर्स में फ्री कोर्सेज हैं, पहली बात तो ये आप यहाँ इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, आप वहाँ पे अपने पर्टिकुलर कोर्स ट्रैक पे जाके वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। क्विजेस होते हैं, वहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने कोई कोड लिखना है, मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट ऑन आवर प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप कोई C++ या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हो तो उसका भी प्लेग्राउंड यहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने वाले टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, इसके पहले वाले इस वीडियो सीरीज़ में इसमें हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को इंट्रोडक्शन में। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला है बैच ओएस। बैच ओएस में क्या होता था, जैसे मान लो ये मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू मतलब जहाँ पे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। तो बैच ओएस के टाइम में हम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूज़र हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। ये अपने सारे जॉब्स को एक ऑपरेटर को देते थे, ऑपरेटर को। ये ऑपरेटर है। ये यूज़र है, यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये ऑपरेटर बैचेस बनाएंगे जॉब्स के। यहाँ पे मान लो J1 जॉब है, J2 जॉब है, J3 जॉब है। अलग अलग जॉब्स के बैचेस बनाएंगे। मान लो इसमें दो बैचेस बनाने का मतलब ग्रुपिंग करेंगे, J1 J2 J3, सॉरी J3 J4 J5, और इसके बाद से सीपीयू को देंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक, अब हम देखते हैं ड्रॉबैक इसका क्या था। मान लो अगर इसमें से पहली वाली जॉब जो J3 है, अगर वो किसी वजह से रुक जाती है, मतलब अगर कोई प्रोसेस होता है, जैसे मान लो हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो हम अगर मान लो हमने छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है सॉरी C++ में, तो उसमें अगर हम सीन लिखते हैं कि हमें सीन इनपुट कराना है, कोई एक वेरिएबल जैसे मान लो एक्स को इनपुट कराना है, या फिर किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में, तो वहाँ पे हमारा टर्मिनल पे या फिर जहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहाँ पे रुकना चाहिए, हमसे इनपुट लेना चाहिए यूज़र से, तब आगे बढ़ना चाहिए। तो वही है सेम केस में, अगर ये वाली प्रोसेस रुक जाती थी तो बाकी सारी प्रोसेसेस भी वेट करने लगेंगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यही बेसिक ड्रॉबैक है जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक और ड्रॉबैक है, यूज़र को ऑपरेटर के थ्रू ही मतलब इंटरेक्ट करना पड़ता था। तो इनकेस ही इसमें देखो इंटरेक्टिविटी बहुत कम है, उसके बाद से थ्रूपुट बहुत कम है। जैसे अगर मान लेते हैं एक सिंपल सा, अगर एक बैच मानते हैं, एक बैच ले लेता हूँ मैं J1 J2 J3, J1 J2 J3, और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये गया, जॉब जॉब फर्स्ट जाएगा, शेड्यूल होके चला आएगा, मान लो एग्जीक्यूट हो गया, J1 आएगा। और J2 गया, J2 को किसी वजह से आईओ के लिए रुकना पड़ा, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के लिए रुकना पड़ा। तो भी क्या होगा, जब तक इसका आईओ पूरा नहीं होगा, बाकी जितने भी पीछे की प्रोसेस हैं वो वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। अब आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि मतलब इसी के ड्रॉबैक को हटाने के लिए, अगर मान लो इतने सारे जॉब्स जा रहे हैं, जैसे J1 जा रहा है, J2 जा रहा है, J3 जा रहा है, अगर J3 को आईओ चाहिए, मतलब अगर इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना है, तो वो इनको वेट कराने से अच्छा है ये कहीं और जाके वेट करे। ये कहीं और कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हमारे हार्ड डिस्क में जाएगा, वहाँ पे जाके वेट करेगा J3। तो जब भी इसका इनपुट पूरा हो जाएगा, वापस से ये हमारे रेडी क्यू में आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। रेडी क्यू क्या होता है? जिस क्यू में प्रोसेस आती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना जॉब्स और प्रोसेस में, थोड़ा सा मतलब बोल रहा हूँ, कभी जॉब बोल रहा हूँ कोई प्रोसेस बोल रहा हूँ, मोर और लेस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सेम है। अब मल्टीटास्किंग देखते हैं। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जैसे सेम प्रिंसिपल है, इसमें भी बहुत सारी जॉब्स रन हो रही होंगी, J1 J2 J3 J4। मल्टीटास्किंग क्या करता है, एक बंदा अगर है, अगर उसने मल्टीटास्किंग करनी है तो वो क्या करेगा, थोड़े टाइम पे किसी एक टास्क को करेगा, ले उठाएगा पूरा, उसको एग्जीक्यूट के बिना दूसरा वाला टास्क ले लेगा।
तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही होता था कि वो एक साथ किसी एक को प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता था, पार्शियली कंप्लीट करते थे। उसके बाद से कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहता, मतलब एक प्रोसेस को उठाया उसको थोड़ी देर के लिए रन किया, दूसरे वाले को उठाया उसको थोड़ी देर के लिए रन किया, किसी को बिना मतलब पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट किए बिना यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता था। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। जैसे हमारे पास अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक ही प्रोसेसर या था, तो अभी यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर P1 मान ले रहे हैं, P2 मान ले रहे हैं, P3 मान ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरियस प्रोसेसर थे। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेसर हैं, तो ये वाला प्रोसेसर अगर J1 जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला J2 जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला J3 जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एक साथ कई सारे प्रोसेसस एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं पैरेलली। तो देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स एग्जीक्यूट हो गई, ये वाले तीनों कंप्लीट हो गए, तो आगे की 3 आएंगी, 3 एक एक बार हो रही हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग काफ़ी एडवांटेजेस हो गया, क्यों? क्योंकि मोर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को एक साथ एग्जीक्यूट करा दे, तो यहाँ पे हम देखेंगे एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है हमारी। और एक साथ कई प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कराना मतलब हमारा थ्रूपुट भी बहुत हाई है, मतलब अच्छा है। और सीपीयू कभी आइडियल नहीं रह रहा है। इस वाले केस में बैच ओएस के केस में अगर मान लो जे जो J3 वाला जॉब है, जो सबसे पहले जो भी जॉब आएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको कोई बहुत ज़्यादा वेटिंग लग गया, अगर वो 10 दिन तक वेट कर रही है तो उसकी वजह से बाकी सारी प्रोसेसेस वेट करेंगे। 10 दिन तक तो नहीं वेट करेंगे, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ यूज़ होता है साइंटिस्ट में, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, या फिर मिलिट्री में, मतलब जहाँ पे प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि वहाँ 1 सेकेंड का भी डिले बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रबल कॉज कर सकता है। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी इसके बाद से हम देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस को समझने से पहले मतलब प्रोसेस हमने सुना होगा टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा जगह, प्रोसेस और प्रोग्राम। प्रोसेस और प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोसेस, जैसे मान लो हम एक कोई C++ में मैंने प्रोग्राम लिखा hi.cpp, तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं जैसे लिखेंगे हैश इंक्लूड वगैरह, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम मैंने लिख दिया ऐसे करके, और इंट मेन पूरा लिखा मैंने ऐसे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये जो कोड लिखा है मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में है, कंप्यूटर ये रीड नहीं कर पाता है, मतलब कंप्यूटर कह लो, मतलब हमारा CPU जो है ये रीड नहीं कर पाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, मतलब ज़ीरोस और वंस को समझता है, और उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में जो बदलता है उसको हम कंपाइलर कहते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है, कई बार क्या होता है, पूछ देते हैं OS का फंक्शन क्या है, OS कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, और कई बार हम कह देते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है बस कि यहाँ से जो मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड है या फिर लो लेवल लैंग्वेज वाला है, इसको CPU तक पहुँचाना और CPU पे रन करना, CPU पे या फिर मेन मेमोरी में। ठीक है, यही बेसिक OS का काम होता है, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जो A.out फाइल जनरेट होती है, ये मशीन्स के फॉर्म में जनरेट होगी, तो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में जनरेट होगी ज़ीरोस और वंस में। अब एक ये हमारे लिए अनरीडेबल है, बट ये मशीन के लिए फ्रेंडली है, तो ये क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। अभी एक प्रोग्राम लिखा है मैंने, मान लो एक प्रोग्राम लिखा है C++ में, ऐसे कितने सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होंगे, मान लो प्रोग्राम 1 हो गया, प्रोग्राम 2 हो गया, सबके अलग अलग आउटपुट फाइल जाके, मतलब आउटपुट कह रहा हूँ एग्जीक्यूटेबल फाइल, मान लो ये A2.out है और ये A1.out है, ये जाके स्टोर हो जाएगी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। अब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एक मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेगा और ये CPU से एग्जीक्यूट कराएगा यहाँ CPU से। अब CPU क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराने के बाद आउटपुट दे देगा हमको, इसका जो भी आउटपुट होगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर आउटपुट फाइल के लिए OS क्या करता है, प्रोसेस क्रिएट करता है, प्रोसेस क्रिएट करता है, और ये प्रोसेस को CPU लेता है, मतलब डायरेक्टली OS CPU को नहीं देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस आउटपुट में मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए पर्टिकुलर हर एक के लिए प्रोसेस बनाता है। अब ये प्रोसेस जो है CPU इसको एग्जीक्यूट करता है,
अच्छा, अब प्रोसेस में क्या है, जैसे मान लो कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसका बेसिक ऐसा रहता है, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने अगर कोड लिखा होगा तो उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो पर्टिकुलर यहाँ आएगी ए डॉट आउट वाली। उसके बाद से हमने कुछ कुछ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे। तो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो मैंने अभी लिखा था इंट मेन, उसमें मैंने एक इंट एक्स करके एक वेरिएबल बनाया है और वो मेन के अंदर बनाया है। तो जब भी मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उसके अंदर इंट एक्स वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा जो सारे यहाँ होंगे, और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, इस मान लो इस प्रोसेस का नाम दे देते हैं जो ये जनरेट हो रही है यहाँ से ओएस के द्वारा, P1 है इस प्रोग्राम के लिए, और सॉरी इस फाइल के लिए। तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद से मतलब हमने जैसे मान लो हम अगर मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन मैंने किया है, अगर अपने वेरिएबल्स का, या फिर मतलब अगर मैंने पॉइंटर्स बनाए या फिर कुछ भी ऐसा डायनेमिकली एलोकेट किया है, उसके लिए हम हीप मेमोरी यूज़ करते हैं। और अगर हम फंक्शन कॉल्स या फिर रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्टैक यूज़ करेंगे, या फिर स्टैक बेसिकली यूज़ होता है रिकर्सिव कॉल के लिए, ठीक है। और हीप ग्रो होता है अप साइड और स्टैक ग्रो होता है डाउन साइड। और ये जो है डॉटेड लाइन, ये रिजिड नहीं है, मतलब स्ट्रिंग और मतलब एक्सपैंड करते रहती है, ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं स्टैक और हीप के बीच में, क्योंकि हमें पता नहीं रहता एग्जैक्टली कि कितना किसी के लिए फिक्स करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, और प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है कि सीपीयू को मिले और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और प्रोग्राम जो है हम लिखते हैं। तो यही था बेसिक डिफरेंस। और बस इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। जैसे मान लो क्या होगा, अगर सीपीयू में इतनी सारी प्रोसेसेस जनरेट हो रही हैं तो कई बार क्या होगा, मान लो मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ, आगे क्या पढ़ेंगे हम। कई सारे प्रोसेसेस जनरेट, मतलब ऐसे करके P1 P2 P3, मतलब बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी। तो सीपीयू कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करना है। मान लो कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पॉलिटिशियन अगर रोड पे चल रहा है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन। तो ऐसे ही प्रोसेसेस में कुछ कुछ प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है जैसे, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ये ओएस डिसाइड करता है। अब इसको डिसाइड करने के लिए हर प्रोसेस की कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, मतलब आधार में हमारे पास पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वैसे हर एक प्रोसेस जो भी सीपीयू में क्रिएट होता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो वही अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस को। इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। और आप प्लीज़ लॉन्च पैड पे जाना, वहाँ पे चेकआउट करना और वेरियस कोर्स ट्रैक, वहाँ पे प्लेग्राउंड यूज़ करो एंड राइट सम कोड एंड हैव फन। तो थैंक यू।